दोस्तों, हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां पढ़ रहे थे। उसमें हमने राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में जो बातें थी वो विस्तार पूर्वक देखी थी। उसके पश्चात हमने अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है उसके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। तो राष्ट्रपति शासन हमारा कंप्लीट हो गया था, लेकिन राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन है वो कितनी बार लगाया गया, इस एक छोटी सी बात हमारे उस चैप्टर में रह गई थी, तो उसके बारे में हम यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। हमारी पिछली जो क्लास थी उसमें ये बातें रह गई थी, तो इसको हम आज देख लेते हैं। राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? 4 बार। कब कब लगाया गया है तो इसको हम देख लेते हैं। नंबर 1 पर 1967 में 1967 में 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक लगाया गया। और इस समय पहली बार राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया, इस समय राजस्थान के जो राज्यपाल थे वो कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, ये क्या थे? राज्यपाल। और मुख्यमंत्री कौन थे राजस्थान के? तो आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल जी सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। तो राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1967 में लगाया गया। उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। और मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। उसके पश्चात दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 1977 में लगाया गया। राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? 1977 में। 29 अप्रैल 1977 से लेकर 22 जून 1977 तक। और इस समय जो राज्यपाल थे वो थे वेदपाल त्यागी। ये थे कार्यवाहक। क्या थे दोस्तों? कार्यवाहक राज्यपाल थे। और इनके पश्चात जो आए वो कौन आए? रघुकुल तिलक। तो 2 राज्यपाल ध्यान रखेंगे। 1977 में जब राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लगाया गया, और इस समय हमारे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। ठीक है, उसके पश्चात तीसरी बार 1980 में लगाया गया। 1980 में 16 फरवरी 1980 से 6 जून 1980 तक राष्ट्रपति शासन रहा राजस्थान में। और इस समय राजस्थान के जो राज्यपाल थे वो कौन थे? रघुकुल तिलक थे। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? भैरों सिंह शेखावत राजस्थान के क्या थे? मुख्यमंत्री। और जब चौथी बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो ये बात है 1992 की। 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 के मध्य राष्ट्रपति शासन रहा। सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन रहा चौथा। और इस समय इस अवधि में राजस्थान में 3 राज्यपाल रहे। कौन कौन रहे? तो पहले रहे एम चेन्ना रेड्डी। उसके पश्चात
अगले रहे धनिकलाल मंडल, इनको राजस्थान राज्य का राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। अतिरिक्त क्या दिया गया? प्रभार। और इसके अलावा एक राज्यपाल और रहे बलीराम भगत। और इस अवधि में भी राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? 4 बार। कब कब लगाया गया? पहली बार 1967 में, उस समय राजस्थान के राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद सिंह और मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। दूसरी बार 1977 में लगाया गया, उस समय राजस्थान के राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी, कार्यवाहक थे। और उसके बाद में स्थायी जो राज्यपाल आए वो रघुकुल तिलक आए। ठीक है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी। तीसरी बार 1980 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, रघुकुल तिलक राज्यपाल थे और भैरों सिंह जी शेखावत क्या थे? मुख्यमंत्री। चौथी बार और अंतिम बार लगाया गया 1992 में, 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993, सर्वाधिक समय तक। ठीक है। और 3 राज्यपाल इस अवधि में कार्य करते हैं, एम चेन्ना रेड्डी, धनिकलाल मंडल, इनके पास में राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार था, और बलीराम भगत। और इस अवधि में भी राजस्थान के जो सीएम थे वो कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। तो सबसे अधिक अवधि में जो राष्ट्रपति शासन रहा वो कौन सा रहा? चौथा राष्ट्रपति शासन। ठीक है। तो हमारा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति शासन के बारे में बातें थी वो हमने सारगर्भित रूप से देख ली हैं। इसके पश्चात हमारा राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, उसमें तीसरी आती है वित्तीय आपातकाल। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में है, अनुच्छेद 360 में। ठीक है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बातें बताई गई हैं। वित्तीय आपातकाल, इसके माध्यम से क्या स्पष्ट किया जाता है दोस्तों? वित्तीय आपातकाल का जो ये कॉन्सेप्ट है ये हमने कौन से देश से ग्रहण किया है? आपको पता है, अमेरिका से। कहाँ से ग्रहण किया है? अमेरिका से। ये जो स्रोत है हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। इसमें क्या बताया गया है? अगर राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाए कि संपूर्ण देश या देश के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या साख को संकट उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेगा? वित्तीय आपातकाल की घोषणा करेगा। राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि संपूर्ण देश या देश के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या साख संकट में पड़ गई है या इसके लिए खतरा उत्पन्न हो गया, संकट उत्पन्न हो गया है, तो राष्ट्रपति क्या जारी करेगा? वित्तीय आपातकाल की घोषणा जारी करता है। ठीक है। प्रोफेसर जो सिब्बनलाल सक्सेना थे उन्होंने संविधान सभा में ये प्रस्ताव भी रखा था कि इस प्रकार की शब्दावली अनुच्छेद 360 में जोड़ी जानी चाहिए कि वित्तीय स्थायित्व का संकट उत्पन्न होने वाला है। केवल संदेह के आधार पर
कि वित्तीय स्थायित्व का संकट उत्पन्न होने वाला है, ये शब्दावली भी जोड़ दी जानी चाहिए। उनके प्रस्ताव को क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया था। और जो संविधान सभा के सक्रिय सदस्य हरि विष्णु कामत, एचमी कामत जिनका नाम था, उन्होंने भी क्या प्रस्ताव रखा था, इन्होंने प्रस्ताव रखा था कि वित्तीय आपातकाल का आधार या तो वित्तीय गतिरोध या आर्थिक आपदा होना चाहिए। उनके प्रस्ताव को भी क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया था। ठीक है। 16 अक्टूबर 1949 को वित्तीय आपातकाल का जो प्रस्ताव था किसने रखा था, डॉक्टर अंबेडकर ने। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा इसका क्या रखा गया था, प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है। और ये प्रस्ताव क्या कर लिया गया दोस्तों, स्वीकार कर लिया गया था। 16 अक्टूबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा वित्तीय आपातकाल का प्रस्ताव रखा गया था, जो स्वीकार कर लिया गया। इनके प्रस्ताव प्रोफेसर शिवनलाल सक्सेना का ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया कि वित्तीय स्थायित्व का संकट उत्पन्न होने वाला है। और एच.वी. कामत का जो प्रस्ताव था कि वित्तीय आपातकाल का आधार क्या होना चाहिए, वित्तीय गतिरोध अथवा आर्थिक आपदा होना चाहिए। दोनों प्रस्ताव क्या कर दिए गए, अस्वीकार कर दिए गए थे। उसके बाद में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है और इसमें जरूरी ये है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा के 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से इसका क्या होना आवश्यक है, अनुमोदन। साधारण बहुमत से संसद द्वारा क्या होना चाहिए, अनुमोदन होना आवश्यक है। ठीक है। संसद द्वारा साधारण बहुमत से इसका अनुमोदन होना आवश्यक है 2 माह के भीतर। इसकी अधिकतम जो अवधि है वो अनिश्चित है। अधिकतम अवधि क्या है, अनिश्चित, यानी कितने भी समय के लिए वित्तीय आपातकाल जारी रह सकता है। इस विषय पर संविधान क्या है दोस्तों, मौन है। ठीक है। अधिकतम अवधि के बारे में किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसका मतलब प्रत्येक 6 माह में इसका अनुमोदन क्या है, आवश्यक है। ठीक है, अनुमोदन आवश्यक है, ये ध्यान रखेंगे। 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से संसद से इसका अनुमोदन आवश्यक है। इसका अगर एक बार अनुमोदन कर दिया तो ये 6 माह तक जारी रहता है। इसकी अधिकतम अवधि के बारे में संविधान मौन है, अनिश्चित है कह सकते हैं। और ऐसी स्थिति में प्रत्येक 6 माह में इसका अनुमोदन क्या है दोस्तों, आवश्यक है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अगर लोकसभा भंग हो जाए तो राज्यसभा क्या करेगी, इसका अनुमोदन करेगी। और उसके पश्चात लोकसभा के पुनर्गठन के पश्चात 30 दिन की अवधि के भीतर लोकसभा के द्वारा भी इसका अनुमोदन होना क्या है, आवश्यक है। अगर लोकसभा अनुमोदन नहीं करेगी तो ये प्रस्ताव क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, वित्तीय आपातकाल समाप्त हो जाएगा। संविधान सभा के सदस्य थे ब्रजेश्वर प्रसाद। उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि यहाँ संसद के अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की शब्दावली जोड़ी जानी चाहिए कि वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में संसद के अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके प्रस्ताव को क्या कर दिया गया दोस्तों, अस्वीकार कर दिया गया था। वित्तीय आपातकाल की समाप्ति कैसे होती है, समाप्ति या तो होगी राष्ट्रपति की घोषणा के द्वारा, राष्ट्रपति अपनी उद्घोषणा वापस ले सकते हैं। राष्ट्रपति की घोषणा द्वारा इसकी क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। और उसके पश्चात दूसरी बात, निर्धारित अवधि में अनुमोदन नहीं करने पर, निर्धारित अवधि में अनुमोदन नहीं करने पर, निर्धारित अवधि में, कौन सी निर्धारित अवधि, 2 माह है,
यही है निर्धारित अवधि। अगर निर्धारित अवधि में वित्तीय आपातकाल का अनुमोदन नहीं किया गया है तो ये स्वतः ही क्या हो जाएगा दोस्तों, समाप्त हो जाएगा। ठीक है। और वित्तीय आपातकाल के प्रभाव क्या पड़ते हैं, तो प्रभाव भी आप ध्यान रखेंगे। प्रभाव ये है कि राष्ट्रपति संघ और राज्य सरकारों को, राष्ट्रपति संघ तथा राज्य सरकारों को वित्तीय औचित्य साबित करने के लिए कह सकते हैं। ये प्रभाव पहला है कि राष्ट्रपति संघ और राज्य सरकारों को वित्तीय औचित्य साबित करने के लिए कह सकते हैं कि इस अवधि में जो भी संघ या राज्य सरकार के अधीन जो भी प्राधिकारी कार्यरत हैं उनके वित्तीय औचित्य के बारे में राष्ट्रपति संज्ञान ले सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगला जो प्रभाव है वो ये है कि राष्ट्रपति राज्य के बजट संबंधी और धन विधेयक, बजट या कह सकते हैं धन विधेयक को आरक्षित कर सकते हैं। धन विधेयक को क्या कर सकते हैं, आरक्षित। या आरक्षित करने का अधिकार है किसको, राष्ट्रपति को। ठीक है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और इसके अलावा हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन में क्या की जा सकती है, कटौती। ठीक है। ये प्रभाव होगा वित्तीय आपातकाल का। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की जा सकती है। यह आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। वित्तीय आपातकाल के 3 प्रभाव आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा जो मोस्ट फैक्ट हैं वो ये भी ध्यान रखेंगे, वित्तीय आपातकाल जो लगता है, हालांकि भारत में अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है, वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में जो मामले आते हैं वो वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग, आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत आते हैं। वित्तीय आपातकाल के अंतर्गत जो मामले आते हैं वो वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, अनुच्छेद 360 का भारत में अब तक प्रयोग नहीं हुआ है। अब तक प्रयोग नहीं हुआ है। अभी तक कहने का मतलब भारत में वित्तीय आपातकाल जैसी परिस्थिति कभी भी सामने नहीं आई है, इसीलिए भारत में अनुच्छेद 360 का कोई प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है। तो राष्ट्रपति से संबंधित जो आपातकालीन शक्तियां थी वो दोस्तों क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। हमारे दृष्टिकोण से अब किसी भी प्रकार के कोई तथ्य ऐसे रहे नहीं हैं जो राष्ट्रपति की विभिन्न प्रकार की जो शक्तियां हैं उसके अंतर्गत बचे हों। अब हम राष्ट्रपति जो टॉपिक है, विषय है, इसके अंतर्गत प्रमुख राष्ट्रपतियों का विवरण देख लेते हैं। प्रमुख राष्ट्रपति और उनके संदर्भ में कुछ प्रमुख विवरण हैं, उनके बारे में प्रमुख बातें जान लेते हैं। तो नंबर 1 पर प्रथम जो राष्ट्रपति हैं वो आएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रमुख राष्ट्रपति और उनके बारे में विभिन्न तथ्य। ये 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं और इसके पश्चात 1962 तक अपने पद पर रहते हैं। तो भारत की क्या रहे? प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। इनके बारे में कौन कौन से फैक्ट हैं, प्रमुख तथ्य देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा। प्रथम अंतरिम निर्वाचित राष्ट्रपति, प्रथम अंतरिम निर्वाचित राष्ट्रपति। यानी भारत के पहले राष्ट्रपति बने, प्रथम राष्ट्रपति बने तो प्रथम राष्ट्रपति अंतरिम रूप से थे। कहने का मतलब जो संविधान सभा थी उसके द्वारा ही इनका क्या किया गया था? निर्वाचन किया गया था। ठीक है, तो प्रथम अंतरिम राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल, राष्ट्रपति के रूप में इनका क्या रहा? सर्वाधिक कार्यकाल। देख रहे हैं सामने दिख रहा है आपको, लगभग 12 वर्ष 4 माह का कार्यकाल। ठीक है, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिनका वर्तमान तक क्या रहा? सर्वाधिक कार्यकाल। ठीक है, इनसे अधिक किसी भी राष्ट्रपति का कार्यकाल नहीं रहा है। ठीक है, 12 वर्ष 4 माह तक भारत के क्या रहे? राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ये बात भी ध्यान रखेंगे, लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 1952 में पहली बार चुनाव हुआ निर्वाचन आयोग के माध्यम से, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ। लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित। ठीक है, ऐसा करने वाले भी ये एकमात्र राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अभी तक कोई भी व्यक्ति ऐसा राष्ट्रपति नहीं हुआ है जो लगातार 2 बार भारत का क्या बना हो? राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ हो। इसके अलावा ये संविधान सभा के सक्रिय सदस्य थे। संविधान सभा के क्या थे? संविधान सभा के सक्रिय सदस्य। संविधान निर्मात्री जो सभा थी उसके सक्रिय सदस्य, और ये तो आपको पता ही है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में संविधान सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष बनाया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और जब तक संविधान सभा अस्तित्व में रही तब तक इन्होंने स्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। उसके पश्चात ही भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए। पैसे से क्या थे? वकील थे। मुख्य रूप से इनका जो काम था पैसे से वकील। और इनके अलावा इनके बारे में ये भी ध्यान रखेंगे, इनके जो उपनाम हैं, उपनाम क्या क्या थे? उपनाम इन्हें कहा जाता है अजात शत्रु, अजात शत्रु। और इसके अलावा इन्हें कहा जाता है बिहार का गांधी, बिहार का गांधी। संविधान सभा में बिहार से आते थे तो इन्हें बिहार का गांधी और अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो भी ध्यान रखेंगे। संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया डिवाइडेड, क्या नाम था इनका? इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की क्या थी? ये प्रसिद्ध पुस्तक थी। और प्रथम राष्ट्रपति चुनाव में, प्रथम राष्ट्रपति चुनाव में इन्होंने किसको हराया? प्रोफेसर के.टी. शाह। किसको हराया? प्रोफेसर के.टी. शाह को हराया था। किन्होंने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और इसके अलावा इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न कब दिया गया?
1962 में। ठीक है, और इनका जो समाधि स्थल है वो भी आपको ध्यान में रखना है। समाधि स्थल, समाधि स्थल कौन सा है? महाप्रणय घाट। महाप्रणय घाट ये कहाँ पड़ता है? दिल्ली में। ठीक है, तो ये दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कुछ प्रमुख बातें थी जिनकी तरफ हमने ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है। एक बार पुनः इनके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन कर लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, कह सकते हैं प्रथम अंतरिम निर्वाचित राष्ट्रपति बने। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके पश्चात अगली बात आती है, वर्तमान तक सर्वाधिक कार्यकाल वाले जो राष्ट्रपति रहे हैं वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहे हैं। ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होकर भारत में राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। इसके पश्चात संविधान सभा के सक्रिय सदस्य थे और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, पैसे से क्या थे? वकील थे। प्रमुख रूप से इनका जो कार्य था वो वकालत करना था। इनके उपनाम है अजातशत्रु और बिहार का गांधी। उसके पश्चात इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो आप ध्यान रखेंगे, इंडिया डिवाइडेड। और पहले प्रथम राष्ट्रपति चुनाव यानी पहले जो राष्ट्रपति चुनाव हुए उसमें इन्होंने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में प्रोफेसर के.टी. सहाय को हराया था। और भारत रत्न से कब नवाजा गया? 1962 में, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है। और इनका जो समाधि स्थल है वो किस नाम से जाना जाता है? महाप्रणय घाट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में आगे जो राष्ट्रपति आएंगे नंबर 2 पर, वो आएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से लेकर 1967 तक। ठीक है, ये भारत की क्या रहे? राष्ट्रपति रहे। इनके बारे में प्रमुख फैक्ट ये है कि ये मूलतः दर्शन शास्त्री, मूलतः क्या थे? दर्शन शास्त्री, या कह सकते हैं पैसे से शिक्षक थे। पैसे से क्या थे? शिक्षक। मुख्य काम इनका क्या था? अध्यापन का था। और आपको पता है भारत में इनका जो जन्म दिवस आता है, इनका जन्म दिवस 5 सितंबर, कब आता है? 5 सितंबर को, जो भारत में किस रूप में मनाया जाता है दोस्तों? शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, यानी मूलतः दर्शन शास्त्री थे। और विशेष फैक्ट है ये प्रथम गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले पहले व्यक्ति। ठीक है, यानी भारत के ऐसे राष्ट्रपति बने जिनका राजनीति से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं था, क्योंकि मूल रूप से क्या थे? दर्शन शास्त्री थे। पैसे से शिक्षक के रूप में जाने जाते थे, यानी इनका मुख्य काम था अध्यापन का। और इनका जो जन्म दिवस आता है वो 5 सितंबर को आता है, जिसको हम भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा इनके बारे में जो विशेष बात है, ये यूजीसी की क्या रहे? अध्यक्ष रहे। यूजीसी की क्या रहे? अध्यक्ष रहे। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसको कहा जाता है, इसके अध्यक्ष भी रहे। और भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले
प्रथम व्यक्ति, यानी भारत में पहली बार जो भारत रत्न दिया गया वो किसको दिया गया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया। इसके अलावा इनके बारे में विशेष बात, ये राष्ट्रपति रहने से पहले क्या रहे? उपराष्ट्रपति रहे। आपको पता है प्रथम उपराष्ट्रपति जो क्या बने? राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ठीक है, पहले ऐसे उपराष्ट्रपति जो क्या राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, यानी इनसे पहले ऐसे कोई व्यक्ति नहीं थे जो उपराष्ट्रपति था और उसके बाद में क्या बना? राष्ट्रपति। पहले व्यक्ति यही थे जो उपराष्ट्रपति के पश्चात राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। और इसके अलावा इनके बारे में ये भी ध्यान रखेंगे, भारत में प्रथम बार अक्टूबर 1962 में इनके हस्ताक्षरों से राष्ट्रीय आपातकाल लगा। क्या लगा? राष्ट्रीय आपातकाल लगा। तो ये प्रमुख फैक्ट हैं किसके बारे में? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। एक बार पुनः रिपीट कर लेंगे। 1962 से 1967 तक ये भारत के क्या रहे? राष्ट्रपति रहे। दूसरे राष्ट्रपति बने। मूलतः दर्शन शास्त्री थे, पैसे से शिक्षक थे और इनका जो जन्म दिवस है वो 5 सितंबर को आता है, जो भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और प्रथम गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के अध्यक्ष भी रहे और भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले जो भारतीय व्यक्ति हैं वो कौन हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कब की बात है? 1954 में। ठीक है, उसके बाद में प्रथम उपराष्ट्रपति जो क्या बने? राष्ट्रपति बने, निर्वाचित राष्ट्रपति। और भारत में पहली बार अक्टूबर 1962 में 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध हुआ बाह्य आक्रमण के कारण। इनके हस्ताक्षरों से ही अधिसूचना जारी की गई किसकी? राष्ट्रीय आपातकाल की। ठीक है, तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल किस राष्ट्रपति के समय लगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के समय लगाया गया। उसके बाद में अगला नंबर आता है, तीसरे जो राष्ट्रपति आते हैं वो कौन आते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से लेकर 1969। ठीक है, ये भी पैसे से क्या थे? शिक्षक। पैसे से शिक्षक थे। इनके बारे में प्रमुख बात यह है कि भारत के प्रथम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति। या कह सकते हैं प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, ये कोई फैक्ट नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखिए आप। भारत के प्रथम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर जाकिर हुसैन। 1967 से 1969 तक मूल रूप से पैसे से क्या थे? शिक्षक के रूप में जाने जाते थे और पद पर रहते हुए इनका क्या हुआ? निधन हुआ। पद पर रहते हुए इनका क्या हुआ दोस्तों? निधन हुआ। देख रहे हैं कार्यकाल, आपको बड़ा सूक्ष्म कार्यकाल दिख रहा है। तो इसका कारण यही था कि पद पर रहते हुए इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति के रूप में सबसे कम कार्यकाल, राष्ट्रपति के रूप में सबसे कम कार्यकाल
राष्ट्रपति के रूप में सबसे कम कार्यकाल किसका रहा? डॉक्टर जाकिर हुसैन का रहा। और उसके बाद में ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, इनको भी भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न कब मिला? 1963 में। जब ये भारत के उपराष्ट्रपति थे तो इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया गया, भारत रत्न, 1963 में। ये कुछ प्रमुख बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। किस राष्ट्रपति के बारे में? डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में। पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, तो मृत्यु होने के पश्चात आपको पता है इस समय कौन थे भारत के उपराष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। उपराष्ट्रपति वीवी गिरी थे। उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। एक तरह से कह सकते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति, वैसे उल्लेख नहीं है संविधान में कहीं पर भी। उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के पश्चात राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। कब? 1969 में। और उसके पश्चात आपको ये भी पता होना चाहिए कि वीवी गिरी जो उपराष्ट्रपति थे, इन्होंने उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया और उसके पश्चात ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने हेतु उम्मीदवार बन जाते हैं। उसके पश्चात उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया और राष्ट्रपति का पद भी क्या हो गया? पहले से ही खाली था। तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, क्या नाम है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह कहने का मतलब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति की शपथ ली, राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। ठीक है, राष्ट्रपति की शपथ ली और राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, तो इसको हम बता सकते हैं दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति। दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन रहे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, प्रथम कौन थे? वीवी गिरी। ठीक है, प्रथम कौन थे? वीवी गिरी। यह आप ध्यान रखेंगे। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई तो उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। ठीक है, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और उसके पश्चात जब इन्होंने उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनने हेतु, तो ऐसी स्थिति में दोनों पद जब रिक्त हो गए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है, तो ये भारत के दूसरे ऐसे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं जो राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया है। उसके बाद में अगला जो नंबर आएगा वो वीवी गिरी का। नंबर 4 पर हम देखेंगे किसको? वीवी गिरी, वेंकट वराह गिरी इनका पूरा नाम है। वराह वेंकट गिरी, सॉरी, इनका पूरा नाम है वीवी गिरी। आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत से थे। मजदूर नेता के रूप में इनकी छवि थी और ट्रेड यूनियन के एक सक्रिय सदस्य के रूप में भी इनकी एक बड़ी भागीदारी मानी जाती है। वीवी गिरी 1969 से लेकर 1974 तक देश के क्या रहे? राष्ट्रपति रहे। ठीक है, तो इनके बारे में प्रमुख जो फैक्ट हैं वो देखेंगे। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। भारत में पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने? वीवी गिरी बने। इसके अलावा प्रथम राष्ट्रपति
राष्ट्रपति जो द्वितीय वरीयता के आधार पर चुने गए, द्वितीय वरीयता के आधार पर चुने गए, ठीक है, या निर्वाचित हुए। ये शब्दावली आप ध्यान रखेंगे, निर्वाचित यानी दूसरे चक्कर की मतगणना करनी पड़ी किस राष्ट्रपति के चुनाव में, वीवी गिरि के चुनाव में, क्योंकि आपको पता है कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार खड़े हुए थे नीलम संजीव रेड्डी, और इंदिरा गांधी की तरफ से उम्मीदवार खड़ा किया गया किसको, वीवी गिरि को। तो कांग्रेस पार्टी में एक तरह से दो उम्मीदवार खड़े हो गए, तो किसी को भी निश्चित कोटा प्राप्त नहीं हुआ, और निश्चित कोटा प्राप्त नहीं होता है तो आपको पता है द्वितीय चक्कर की मतगणना करनी पड़ती है, और इस द्वितीय चक्कर या द्वितीय वरीयता के आधार पर ही वीवी गिरि भारत के क्या बने, राष्ट्रपति बने। तो ऐसा द्वितीय वरीयता के आधार पर जो राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, अभी तक एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिनके चुनाव में द्वितीय वरीयता या द्वितीय चक्कर की मतगणना करनी पड़ी। इसके बाद में इनके बारे में जो अगली बात आती है वीवी गिरि के बारे में, ये 1900, इसके अलावा ये आप ध्यान रखेंगे इनकी छवि किसके रूप में जानी जाती है, मजदूर नेता और ट्रेड यूनियन के सक्रिय सदस्य, ठीक है, के रूप में इनको जाना जाता है। 1947 से 1951 तक ये श्रीलंका, पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था, श्रीलंका में उच्चायुक्त रहे, क्या रहे, उच्चायुक्त। और पहली बार 1952 में लोकसभा सांसद बने या लोकसभा सदस्य बने, और फिर केंद्र में इनको क्या बनाया गया दोस्तों, श्रम मंत्री बनाया गया, ठीक है। 1952 में लोकसभा सदस्य बने और इनको 1952 में ही क्या बनाया गया, श्रम मंत्री बनाया गया। 1967 में क्या बने, भारत के उपराष्ट्रपति बने। 1967 में भारत के क्या बने, उपराष्ट्रपति बने, ठीक है। और उसके पश्चात आपको ये भी पता है 1971 में इनके समय भारत में दूसरी बार क्या लगा, राष्ट्रीय आपातकाल। भारत में दूसरी बार क्या लगाया गया, राष्ट्रीय आपातकाल लगा, यानी इन्हीं के हस्ताक्षरों से भारत में दूसरी बार क्या लगा, राष्ट्रीय आपातकाल लगा। पाकिस्तान द्वारा अघोषित युद्ध छेड़ने के पश्चात, यानी बाह्य आक्रमण की स्थिति में ये दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल वीवी गिरि के समय ही लगा था। इस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और उसके पश्चात 1974 में इनके ऊपर 25 पैसे का डाक टिकट यानी 1974 में इनके ऊपर 25 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। डाक और तार विभाग के द्वारा 25 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। और 1975 में इन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान मिला, भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है। ये बातें हैं किसके बारे में दोस्तों, वीवी गिरि, जो 1969 से 1974 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। इनके बारे में एक बार पुनः हम इन बातों को रिपीट करते हैं। भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने जब
डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, तो उपराष्ट्रपति थे, और उपराष्ट्रपति रहते हुए इन्होंने किस रूप में कार्य किया? राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। भारत के प्रथम और एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिनके चुनाव में द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी, यानी द्वितीय वरीयता के आधार पर निर्वाचित राष्ट्रपति वीवी गिरी माने जाते हैं। ये एक मजदूर नेता और ट्रेड यूनियन के सक्रिय सदस्य के रूप में भी जाने जाते हैं। 1947 से 1951 के मध्य श्रीलंका यानी सिलोन के उच्चायुक्त पद पर रहे। 1952 में लोकसभा का पहली बार चुनाव लड़ा। सदस्य बनते ही इन्हें केंद्र सरकार में श्रम मंत्री बनाया गया। 1967 में भारत के उपराष्ट्रपति बने, और 71 में इनके समय भारत में दूसरी बार जब ये भारत के राष्ट्रपति थे तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया इन्हीं के हस्ताक्षरों से, और 1974 में इनके ऊपर 25 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया डाक और तार विभाग के द्वारा। 1975 में भारत रत्न से इनको क्या किया गया? सम्मानित किया गया। उसके बाद में आगे नंबर आता है, नंबर 5वां आएगा, नंबर 5 किसका होगा? तो फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद, और इनके बारे में इनका कार्यकाल 1974 से लेकर 1977 तक, 1977 यानी बीच की अवधि में ही इनका भी क्या हो जाता है दोस्तों? निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो भारत के दूसरे अल्पसंख्यक राष्ट्रपति, या कह सकते हैं दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति, दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति, और इनका भी पद पर रहते हुए निधन, पद पर रहते हुए क्या हुआ? निधन हुआ, मृत्यु हुई। ठीक है, भारत के दूसरे अल्पसंख्यक राष्ट्रपति बने फखरुद्दीन अली अहमद। दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति कह सकते हैं, दूसरे ऐसे राष्ट्रपति जिनका पद पर रहते हुए क्या हुआ? निधन हुआ या मृत्यु हुई। पहले कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, और दूसरे फखरुद्दीन अली अहमद। इनके बारे में, इनके कार्यकाल में 42वां संविधान संशोधन इन्हीं के हस्ताक्षरों से पारित हुआ था। तो ध्यान रखेंगे, 42वां संविधान संशोधन 1976 पारित हुआ, 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ, तो भी ये भारत के राष्ट्रपति थे। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में पारित हुआ? फखरुद्दीन अली अहमद। और ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए। सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए। ठीक है, किस राष्ट्रपति ने सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए? तो फखरुद्दीन अली अहमद, क्योंकि आपको पता है इमरजेंसी चल रही थी 1975, आंतरिक अशांति के नाम पर 25 जून 1975 को उद्घोषणा हुई थी इन्हीं के द्वारा, और 21 मार्च 1977 तक ये जारी रहा था। तो इस अवधि में जो भारत का लघु संविधान, मिनी संविधान कहा जाने वाला अधिनियम है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 पारित हुआ था। तो सबसे ज़्यादा अध्यादेश किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में जारी किए गए? फखरुद्दीन अली अहमद के कार्यकाल में। ठीक है, तो यहाँ ये बात भी ध्यान रखेंगे, भारत में तीसरी बार आंतरिक अशांति के नाम पर, पहले वाले बाह्य आक्रमण के आधार पर थे दोनों, और ये वाला किसके आधार पर होगा? आंतरिक अशांति के आधार पर। आंतरिक अशांति के आधार पर क्या लगाया गया? राष्ट्रीय आपातकाल। तो तीसरी बार जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया तो भारत के
राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। और इसके अलावा इनके बारे में सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन सबसे ज्यादा राष्ट्रपति जो शासन है किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में लगे? तो फखरुद्दीन अली अहमद के कार्यकाल में। बातें ध्यान रह जाएंगी, कोई विशेष बातें नहीं है, 3-4 मुख्य फैक्ट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। भारत के दूसरे अल्पसंख्यक राष्ट्रपति, दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति, दूसरे ऐसे राष्ट्रपति जिनका पद पर रहते हुए क्या हुआ? निधन हुआ, मृत्यु हुई। इनके कार्यकाल में 42वां संविधान संशोधन 1976 पारित हुआ और इनके द्वारा सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए गए। भारत में तीसरी बार आंतरिक अशांति के नाम पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। तब राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। और सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन भी किनके काल में लगा? तो फखरुद्दीन अली अहमद के कार्यकाल में लगा। अब आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, इनकी पद पर रहते हुए क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के पश्चात इस समय भारत के जो उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति बी.डी. जत्ती। कौन थे? उपराष्ट्रपति बी.डी. जत्ती। उपराष्ट्रपति बी.डी. जत्ती ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। ठीक है, तो बी.डी. जत्ती ऐसे कौन से नंबर के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने? तो आप बताएंगे तीसरे। ठीक है, थर्ड कार्यवाहक राष्ट्रपति कह सकते हैं आप। तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति भारत में कौन रहे? बी.डी. जत्ती। पहले रहे कौन? वी.वी. गिरी। दूसरे कौन रहे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और तीसरे कौन रहे? बी.डी. जत्ती। कब की बात है? 1977 में इन्होंने फखरुद्दीन अली अहमद की पद पर रहते हुए जब निधन हो गया, मृत्यु हो गई, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। ऐसे भारत के तीसरे व्यक्ति रहे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। तो मेरे ख्याल से किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। उसके बाद में अगले नंबर पर आएंगे कौन? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी यह है 1977 से 1982। नीलम संजीव रेड्डी 1977 से लेकर 1982 तक भारत के क्या रहे? राष्ट्रपति रहे। तो इनके बारे में मुख्य जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति 64 वर्ष की उम्र में भारत के क्या बने? राष्ट्रपति बने। तो सबसे युवा राष्ट्रपति का दर्जा किसको मिला हुआ है? नीलम संजीव रेड्डी को। इसके बाद में इनके बारे में भारत के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। रिकॉर्ड है इनके नाम। भारत के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? नीलम संजीव रेड्डी। क्योंकि इनके सामने जितने भी फॉर्म भरे गए थे वो सारे के सारे खारिज हो गए थे, इनका ही फॉर्म बचा था। इस कारण से निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए नीलम संजीव रेड्डी, जो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में भी जाने जाते हैं। इसके बाद में ये दो बार क्या रहे? लोकसभा अध्यक्ष। 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रहे। इंपॉर्टेंट बात है, 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रहे और दोनों बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए
इस्तीफा दिया, इस्तीफा दिया। कैसे दिया देखो, 1969 में राष्ट्रपति चुनाव हारे, सामने थे वीवी गिरी। 1969 में राष्ट्रपति चुनाव हारकर 1977 में निर्विरोध में राष्ट्रपति चुनाव हार गए थे, किनके सामने, वीवी गिरी के सामने। और 1977 में फिर ये आपकी बार पूरी तैयारी के साथ में आए। मोरारजी देसाई भारत के क्या बन गए, प्रधानमंत्री बन गए थे, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है उनको। तब इनको मौका मिला, क्योंकि मोरारजी देसाई के काफ़ी अच्छे मित्र भी हुआ करते थे, नीलम संजीव रेड्डी। इस बार ये भारत के निर्विरोध क्या बन गए, राष्ट्रपति बन गए। तो 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रहे और दोनों ही बार इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से क्या दिया था दोस्तों, इस्तीफा दिया था। इसके बारे में ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और पहली बार किसी राष्ट्रपति ने 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ ली। ठीक है, ये कहीं संविधान में उल्लेखित नहीं है कि राष्ट्रपति 25 जुलाई को ही शपथ ले, लेकिन उसके पश्चात एक ट्रेंड बन गया, एक चलन परंपरा बन गई कि राष्ट्रपति अमूमन वर्तमान तक, जो हमारे राष्ट्रपति वर्तमान में है रामनाथ कोविंद साहब, वो भी 25 जुलाई को इन्होंने अपने पद की शपथ ली थी। तो पहली बार ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की क्या ली, शपथ ली, उनका नाम भी क्या था, नीलम संजीव रेड्डी। अमेरिका में तो दोस्तों व्यवस्था है कि वहाँ जो राष्ट्रपति पद की शपथ लेता है वो 20 जनवरी को ही लेगा। जैसे चुनाव है 3 नवंबर, अभी 2020 में ही वहाँ चुनाव होने जा रहे हैं राष्ट्रपति के, लेकिन राष्ट्रपति जो शपथ लेगा वो अगले वर्ष जो 20 जनवरी आएगी उसको। ठीक है, तो नीलम संजीव रेड्डी के बारे में ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति बने, एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। अभी तक रिकॉर्ड है, ऐसे दूसरे कोई राष्ट्रपति नहीं बने हैं जो निर्विरोध बने हों। 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रहे और दोनों ही बार लोकसभा अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देकर राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने क्या दिया, इस्तीफा दिया था। ठीक है, 1969 में राष्ट्रपति चुनाव हार गए थे और उसके पश्चात 77 में निर्विरोध राष्ट्रपति बने, यानी अब की बार किसी चुनाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और पहली बार राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई को शपथ लेने वाले जो व्यक्ति थे वो भी कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी। तो 6 राष्ट्रपतियों के बारे में दोस्तों हमने इनके विवरण के बारे में देख लिया है, प्रमुख जो तथ्य हैं इनके बारे में अध्ययन कर लिया है, कौन कौन राष्ट्रपति बने, उनके कार्यकाल में किस प्रकार की जो घटना चक्र हुआ उसके बारे में हमने बातें कर ली हैं। आज की क्लास को हम यहीं तक सीमित रखेंगे।